नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की। कमलनाथ जी, आप बहुत सीनियर आदमी हैं, आपका परिचय देना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है। आप 9 बार लोकसभा में आ चुके हैं, महामंत्री पार्टी के रह चुके हैं, आप कॉमर्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं, हर गांधी के साथ आपने काम किया है, तो आपके पास बहुत कुछ कहने के लिए होगा, परंतु मेरी उम्मीद है कि आप सीधी बात करेंगे। आप एक बात बताइए, जो अभी तो कोविड का समय है, थोड़ा सा कोविड के समय के अंदर ये लगता है कई बार कि ऑपोजिशन पार्टी होते हुए, सबसे बड़ी ऑपोजिशन पार्टी होते हुए, क्या लगता नहीं कि आप भी अपना काम करने में विफल रहे हैं? कोविड में जो कुछ ऑपोजिशन का रोल होना चाहिए था कोऑपरेशन का, वो नहीं रहा। हम प्रशासन नहीं है, हम गवर्नमेंट नहीं है, तो ये तो अजीब बात आप कह रहे हैं कि क्या कोऑपरेशन करेंगे। आज मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में कहूं या देश के संदर्भ में कहूं, देश प्रशासन सरकार भरोसे नहीं है, भगवान भरोसे है। ये सब आप मीडिया में देख रहे हैं। अस्पताल के लिए लाइन, बेड के लिए लाइन, एम्बुलेंस के लिए लाइन, ऑक्सीजन के लिए लाइन, इंजेक्शन के लिए लाइन, दवाई के लिए लाइन, शमशान घाट के लिए लाइन, कब्रिस्तान के लिए लाइन, और ये कह रहे हैं हम कोऑपरेट नहीं कर रहे। कोड ऑफ कंडक्ट के धज्जियां उड़ाने में आपकी पार्टी भी उतनी जिम्मेवार है जितनी बाकी पार्टी है। क्यों आपने एक रोल मॉडल क्यों नहीं दिखाया कि कोड ऑफ कंडक्ट आपकी पार्टी इलेक्शन हो या कहीं और हो, मास्क पहन करके हाथ धोएं, दूरी रखें, ये सब आपने भी तो नहीं किया ना। नहीं किया, हम इलेक्शन से भाग जाते। जब इलेक्शन में इतनी बड़ी रैलियां बीजेपी की हो रही थी, मध्य प्रदेश में एक उपचुनाव था, क्या मैं उपचुनाव से भाग जाता ताकि ये कहते कि ये भाग गए? क्या हम बंगाल से भाग जाते? ये तो चुनाव आयोग को फैसला करना था। मद्रास हाईकोर्ट ने तो अपनी टिप्पणी कर दी, और वो अच्छी टिप्पणी करी है। पहली दफा है कोर्ट ने इस प्रकार की टिप्पणी करी है। तो ये जो कोर्ट को देखना था, गवर्नमेंट को देखना था। इनके पास पूरे आंकड़े, गवर्नमेंट के पास, केंद्र सरकार के पास और हर राज्य सरकार के पास ये आंकड़े हैं। उनको सूचनाएं आती है, उनको संदेश आते हैं, वो बीच में चुनाव टाल सकते थे। अभी मध्य प्रदेश में जब कोरोना शुरू हुआ था, तभी आपकी सरकार पलट गई थी उस वक्त, वहां पर उसके बाद कंट्रोल भी हो गया था। परंतु आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में सेकेंड वेव जो आई है, मैं जो फिगर्स देख रहा हूं, बाकी प्रदेशों तो उतनी बुरी नहीं है जितनी बाकी प्रदेशों की है, परंतु अब क्या लगता है वहां पर क्या कमियां हैं जिसकी वजह से इतने केस बढ़ते चले जा रहे हैं और गांव-गांव में जा रहे हैं? प्रभु, मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। 20 मार्च 2020 तक मैं मुख्यमंत्री था। 19 फरवरी को मैं वीडियो रिकॉर्डिंग, 19 फरवरी 2020 की वीडियो कॉन्फ्रेंस कलेक्टर से करता था, जब ये हाय नहीं मची थी कि ये प्रबंध करना है, वो करना है। और शिवराज सिंह जी ने असेंबली में कहा कि ये कोरोना नहीं, ये डरोना है, ये तो कुछ नहीं है। अच्छा, मजाक उड़ाते थे मेरा। तब 20 मार्च को मैंने इस्तीफा दिया। उस दिन तक हमने प्रबंध शुरू किया हुआ था। ये तो सरकार गिराने में लगे थे। जैसे ही मैंने इस्तीफा दिया, 24 मार्च के 8 बजे या 7 बजे शिवराज सिंह जी ने शपथ ली। रात के 12 बजे से इन्होंने कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया। दूसरी चीज, आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं। ये आंकड़े क्या है? आज मध्य प्रदेश के क्या आंकड़े हैं? 250 लोग शमशान घाट। मैंने तो मुख्यमंत्री जी से कल पत्र लिखा है कि शमशान घाट और कब्रिस्तान में कितनी लाशें पहुंची। आप वो छोड़िए कितनी कोविड की थी, ये कोविड डिक्लेयर नहीं कर रहे, टेस्टिंग नहीं हो रही। मैं परसों था मध्य प्रदेश में, और टेस्टिंग नहीं हो रही, टेस्टिंग किट नहीं है। टेस्टिंग के लिए कोटा फिक्स किया जा रहा है। टेस्ट ना करो, छिपाने और दबाने का काम करो, इससे कोरोना नहीं दूर होने वाला। कितनी लाशें शमशान घाट में पहुंचती हैं? पहले भी लाशें पहुंचती थी, 2 साल पहले भी लाशें पहुंचती थी। आज जब तक गवर्नमेंट नहीं सर्टिफाई करे कि ये कोविड की मृत्यु है, तब तक उसे कोविड की मृत्यु नहीं मानते। ये क्या कमल आप ये कह रहे हैं कि ये आज हालात है मध्य प्रदेश में। ये मध्य प्रदेश में जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, आपको उन पर विश्वास नहीं है क्या? अखबारों में मैंने खबरें पढ़ी हैं, परंतु गवर्नमेंट की एक्सप्लेनेशन भी आई है कि ये आंकड़े बिल्कुल ठीक हैं, हम एक दिन बाद टेस्टिफाई करते हैं, उसके बाद बताते हैं। तो आप क्या लगता है, मध्य प्रदेश सरकार तब झूठ बोल रही है? ये बोगस और फर्जी आंकड़े हैं। आप कल का, परसों का, 5 दिन पहले के भोपाल के अखबार पकड़ लीजिए और देखिए उसमें कितनी मृत्यु लिखी है। एक दिन करीब 150 मृत्यु हुई थी, इन्होंने 5 डिक्लेयर करी।
ये अखबारों के पहली पेज की खबर है। कितनी शमशान घाट है, मैंने तो कहा पब्लिक कर दीजिए ना, आप पब्लिक कर दीजिए कि कितनी शमशान घाट में, हर जिले में कितनी शमशान घाट और कब्रिस्तान में लाशें पहुंची। जनता खुद फैसला कर लेगी कितनी कोविड के कारण थी। अगर आप मुख्यमंत्री होते तो क्या सुझाव देते? आज सुझाव क्या देंगे आप अपने मुख्यमंत्री को कि आपको 1 2 3 4 ये करने चाहिए कंट्रोल करने? मैं तो सुझाव दे रहा हूं, मैं आज सुझाव नहीं दे रहा, मैं तो पिछले 2 महीने से सुझाव दे रहा हूं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया 3 महीने से कह रहा था कि दूसरा वेव आने वाला है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया, हमने क्या किया? हमने रैलियां करी, मोदी जी ने रैलियां करी, मोदी जी ने चुनाव अनाउंस कर दिया, चुनाव आयोग ने इलेक्शन अनाउंस कर दिया। जब दूसरा वेव आने वाला था, मैंने पहले सुझाव दिया, मैंने शिवराज जी से बात करी, मैंने कहा मेरा पूरा सहयोग है। मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनी से बात करी, मैं उनको जानता था, कईयों को जानता था, उनसे बात करी कि इंजेक्शन मध्य प्रदेश को भेजिए। अब तो गवर्नमेंट ने सब काबू पे ले लिया है पिछले 4-5 दिन से, पर आप इंजेक्शन भेजिए। मैं ऑक्सीजन वालों से बात करता था, और जो वो सुन रहे होंगे उसके गवाह हैं कि मैं ऑक्सीजन वालों से, यहां ऑक्सीजन पे चाहिए। आज पूरे मीडिया में मध्य प्रदेश पे ये बात है, मुझे जगह जिले जिले से फोन आता है कि 15 लोग मरने वाले हैं, ऑक्सीजन भिजवाइए। मैं ऑक्सीजन वालों को फोन करता हूं, आप इसको प्रायोरिटी में करिए, कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए जो मैं कर सकता हूं मैं कर रहा हूं। और मैंने शिवराज जी को कहा, उनको सुझाव दिया कि आपकी जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनको आप केयर सेंटर बना दीजिए, आइसोलेशन सेंटर बना दीजिए। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि एक अस्पताल, एक स्वास्थ्य सुविधा का नाम मैं ये पिछले 15 दिन से मांग रहा हूं, जब सब कहते हैं पर्याप्त है सब कुछ। मैं एक अस्पताल या एक स्वास्थ्य सुविधा का नाम चाहता हूं पूरे मध्य प्रदेश में, जहां ऑक्सीजन भी होए, इंजेक्शन भी होए, डॉक्टर भी होए, बेड भी होए, एम्बुलेंस भी होए। एक का नाम बता दे। पिछले 15 दिन से मैं ये पूछ रहा हूं। आपको लगता है किसी अस्पताल में सब चीजें नहीं है? ये पूरा मध्य प्रदेश जानता है। मुझे क्या लगता है, मैं तो दिन भर ये उनकी समस्या है, उनका रोना सुनता हूं। मुझे रात को नींद नहीं आ रही इनका रोना सुन के। 12 बजे तक तो फोन आते हैं, ऐसे हालात है। दामोह का बाई इलेक्शन आपने जीता, ये आप जीते वहां पर, इसका असर वहां की राजनीति पे तो कुछ पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो सरकार काफी स्ट्रांग है, मेजोरिटी अच्छी है, क्योंकि आप पिछली बार सारे बाई इलेक्शन लगभग हार गए थे मेजोरिटी वाले। तो इसका कोई पॉलिटिकल, इसका मतलब वहां की जनता भी अभी तक शिवराज जी के साथ है, क्योंकि उन्होंने आपको अभी हराया है बाई इलेक्शन के अंदर, उससे पहले। ये दमोह का जो उपचुनाव था, मैं दमोह के मतदाता को बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने सच्चाई का साथ दिया, उन्होंने सच्चाई पहचानी, सच्चाई अपनाई और सच्चाई का साथ दिया। ये एक संदेश दमोह की जनता ने मध्य प्रदेश को और देश को दिया है कि ये सौदेबाजी की राजनीति नहीं चलने वाली, ये धनबल की राजनीति नहीं चलने वाली, ये दबाव की राजनीति, प्रशासन का दुरुपयोग करना, पुलिस का दुरुपयोग करना, ये राजनीति नहीं चलने वाली। हम 17,000 से अधिक वोट से जीते, तो दमोह ने एक पूरा संदेश प्रदेश को और देश को दिया है। नहीं, इसमें देश की आपकी सरकार तो वहां पर गिरने वाले नहीं है एक सीट से, वहां पर मजबूत सरकार है आपकी। बाकी जो 23 इलेक्शन हुए थे उसमें आप बुरी तरह हारे थे। सरकार की बात नहीं होती, सरकार की बात नहीं है, हर बाई इलेक्शन एक संदेश भी होता है, और ये संदेश था। ये इन्होंने 15 मंत्रियों का उपयोग किया, 15 मंत्री लगाए जिताने के लिए, और जो परिणाम आए आप सब जानते हैं। कमल, आप संदेश की बात करें, बाई इलेक्शन एक मध्य प्रदेश के लिए संदेश है। एक तो 5 इलेक्शन जो स्टेट्स में हुए, उन्होंने भी एक संदेश दिया कि कांग्रेस बड़ी इररिलेवेंट पार्टी है अभी सारे देश के अंदर। वेस्ट बंगाल में आपको 0 सीट मिली, आसाम में भी आप बुरी तरह हार गए, केरला में बुरी तरह हार गए। तो आपको लगता नहीं कि वहां का संदेश बड़ा संदेश है? आप जितने वरिष्ठ नेता हैं, 9 बार आप पार्लियामेंट में रहे, महामंत्री रहे, कॉमर्स मिनिस्टर रहे, सबसे वरिष्ठ नेता कांग्रेस के अंदर वो इलेक्टेड नेता जो है, नॉमिनेटेड नहीं, इलेक्टेड जो है वो कमलनाथ है। तो आपको लगता नहीं कांग्रेस एक बार लगता है आईसीयू में है? नहीं, ये बात सही है कि कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन नहीं था। हमें आत्मचिंतन की आवश्यकता है। असम में हम हारे, हम केरल में हारे, पर बीजेपी तो नहीं जीती केरल में। तो बीजेपी की जीतने की उम्मीद थी क्या? ममता जी जीती 200 पार कर, जो कहने वाले।
नहीं नहीं, मैं ये बात कह रहा हूं कि आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। कांग्रेस को फिर से एक नए नजरिए से अपने संगठन को देखना चाहिए। हम कैसे हमारे संगठन में वहां के नेताओं से, वहां के कार्यकर्ताओं से हम चर्चा करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी इस पर जरूर चर्चाएं सबसे करेंगी, ये मीटिंग करेंगी और इसका निचोड़ निकालेंगी और इसका हम सुधार निकालेंगे। हमें ये नहीं भूलना। कमल, आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की भी तो 2 सीटें थी 84 में। प्रभु चावला जी मैं खत्म कर लूं। मैं कह रहा हूं कि 84 में भी ये स्थिति थी बीजेपी की। आपको याद है 2004 जब मैं कांग्रेस का महामंत्री था, सब मजाक उड़ाते थे। सुषमा स्वराज जी कहती थी कि मैं बाल कटवा लूंगी सोनिया गांधी के बारे में। उमा भारती जी कहती थी कि मैं बाल मुंडन करवा लूंगी। कोई कहता था मैं एनआरआई बन जाएंगे। आपको वो समय भी याद है, हम मिलते थे उस समय। और सोनिया गांधी का मुकाबला अटल जी से था। अटल जी से लोग प्यार भी करते थे, पर आज हमें याद रखना चाहिए यही सोनिया गांधी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को घर बिठा दिया था। ये अपने देश के मतदाता हैं। आज के मतदाताओं को उसी सोनिया गांधी के नेतृत्व में आप जब सरकार में आए, 2004 में भी आए, 2009 में भी आए, उसी सोनिया गांधी या राहुल गांधी के नेतृत्व में आप सबसे कम पार्टी मेंबर हिंदुस्तान के हिस्से में लेके आए, 42, 44, फिर 52 और सारे प्रदेश एक के बाद एक हारते चले गए। तो एक यूटिलिटी जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के नाते कि वो हार गए तो इसलिए हम भी आज हार जाएंगे और तो कोई बात नहीं है, पर कांग्रेस का अस्तित्व तो खतरे में है ना? आपको नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस का अस्तित्व बिल्कुल खतरे में नहीं है। मैं ये बड़े मजबूती से कहना चाहता हूं। ये होता है ऐसे राजनीति में। बीजेपी की भी तो भाजपा की भी तो 2 सीटें थी 84 में। भाजपा भी तो 2004 में घर बैठ गई थी। तो ये कह देना कि स्थिति खराब हो गई, कांग्रेस साफ हो गई, ये प्रचार की बात है, ये और कोई बात नहीं है। कांग्रेस में मैंने कहा कि हमें संगठन की मजबूती की, संगठन के माध्यम से ही हमारा संदेश जाता है, हमारा संदेश मतदाताओं तक जाता है। संगठन ही सबसे महत्वपूर्ण है। और संगठन में मजबूती कैसे आए, इसकी आवश्यकता है। संगठन कहाँ है? बिल्कुल है। आप कैसे कह रहे हैं नहीं है? आज कैसे कह रहे हैं? आज लोगों ने वेस्ट बंगाल में कंप्लीट करने दो मेरे को। वेस्ट बंगाल के अंदर 0 सीट आपके इतिहास के अंदर पहली बार आई है। आप देख रहे हैं वहां पर आसाम के अंदर आप कई साल बिल्कुल सही है। वहां पौंडीचेरी में आपकी सरकार चली गई, तमिलनाडु में क्योंकि उनके भरोसे आप जीत गए। तो कांग्रेस में सोनिया जी या राहुल जी ने जितवाई थी, ठीक है, सोनिया जी ने 2004 में जितवाई, 2009 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व जितवाई, परंतु अब तो लगता नहीं कि कांग्रेस के नेता जो 23 लोग थे उसमें आप नहीं थे, शायद आपका सिग्नेचर नहीं थे। आपको लगता नहीं कि आपने का आत्मचिंतन की जरूरत है? ये नहीं कि कांग्रेस को नए नेतृत्व की जरूरत है इस वक्त? नहीं, ये हमारी कार्य समिति ने तय कर लिया कि कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होगा। सबसे जब हमारे जो एआईसीसी के मेंबर्स हैं सब बैठ पर इस पर चर्चा करेंगे। सब आपस में चर्चा कर रहे हैं क्या उपाय है। तो ये कह देना कि अब संगठन साफ हो गया, ये साफ हो गया, ये तो बहुत बड़ी एग्जैजुरेशन होगी। आज कांग्रेस का इतिहास है, कांग्रेस की संस्कृति है। देश को 2 चीजें चुननी है कि अपने देश को हम मोदी के रास्ते में ले जाएंगे या अपने देश को भारत की संस्कृति के रास्ते में ले जाएंगे। ये फैसला करना पड़ेगा। और हमारे देश की जनता में आज बहुत परिवर्तन हुआ है, बहुत जागरूकता है। जो आप ज्ञान मतदाताओं को देते थे 10 साल पहले, आज वो ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। आज का मतदाता आपको ज्ञान देने के लिए तैयार है, जैसे उन्होंने ज्ञान अभी दिया है कांग्रेस को। कांग्रेस को बंगाल में दिया, मैं स्वीकार कर रहा हूं। नहीं, कांग्रेस पार्टी जो थी ऑपोजिशन में रह करके भी बड़ी पार्टी थी और उनके नेता बाकी सबको मिला के चलते थे। आप लगता नहीं कि आज जो यूपीए जो एक नाम की संस्था थी वो एकदम पंगु हो गई है? उसका नेतृत्व जो सोनिया जी करती थी वो एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है। आपको लगता नहीं कि यूनाइटेड ऑपोजिशन कांग्रेस के नेतृत्व में होती थी पहले किसी और बड़े? आपने कहा ममता जी बहुत एक नेशनल लीडर है, आपने उनकी तारीफ की चुनाव के बाद। आपको लगता है कि ममता जी को यूपीए का नेतृत्व बनाना चाहिए, ऑपोजिशन लीड करने की लीडरशिप देनी चाहिए उनको? ये मुझे लगते की बात नहीं है। आज यूपीए को बैठ के फैसला करना पड़ेगा। ये यूपीए को बैठ के, मुझे नहीं लगता है, हम ममता जी एक हमारी देश की नेता है, उन्होंने अपना स्थान बनाया है। 3री दफे वे मुख्यमंत्री बनी है।
और सब इस पर बैठ के चर्चा करें। सोनिया जी भी ममता जी से बात करिए, सोनिया जी भी जानती है क्या स्थिति है। आज किसी ने अपनी आंखें नहीं बंद करी, पर हमें याद रखना है कि बंगाल में हमारा मुकाबला बीजेपी से नहीं था, हमारा मुकाबला ममता से नहीं था, ममता का मुकाबला बीजेपी से था। सब जानते थे पहले दिन से कि हम इस चुनाव में कहीं नहीं बात को बदल रहे हैं। कोई ऐसी मैं आ रहा हूं आपको कांग्रेस तरफ आ रहा हूं, क्योंकि आप बहुत ही सीनियर नेता हैं कि आपको मेरे हिसाब से तो आप इतने सीनियर कि आपको अध्यक्ष बनना चाहिए था वहां पर अब पार्टी आपकी किसको बनाती है वो देखेंगे आप। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि शिवसेना के नेता ने कहा कि शरद पवार को यूपीए का नेतृत्व दे देना चाहिए। शरद पवार आपके भी मित्र हैं, आपको लगता नहीं कि यूपीए तभी आप जब तक मोदी जी के खिलाफ जब भारतीय जनता पार्टी का एक यूनाइटेड ऑपोजिशन लीडर नहीं होगा तब तक आपको लगता नहीं कि उनको हराना मुश्किल है? तो यूपीए के अंदर क्या आपको लगता है ममता अब लीड करे या शरद पवार लीड करे, कौन करेगा? ये मैं नहीं कहता, ये मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं तो कहता हूं सब बैठ के, पूरे यूपीए के सदस्य बैठ के तय कर ले कि आगे का रास्ता क्या है, क्योंकि हमें आगे की रास्ते को दिशा देनी है, हमें उस पटरी पर देश को वापस लाना है। ये आज प्रमुखता है, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, और इसमें हमारे आपस में कैसे समन्वय बनेगा, कैसे कोऑर्डिनेशन बनेगा, ये आज आवश्यकता है। यूपी में अभी एक कोई बचा नहीं ना आपके पास, एक लालू जी हैं उनकी पार्टी है और एक आपके पास डीएमके है, बाकी तो कोई है नहीं यूपी में इस वक्त। तो जब तक लोगों को लाएंगे नहीं अपने साथ, शरद पवार जी 4 लोग, तो आपको लगता नहीं है कि नेतृत्व जो है कांग्रेस, आप कह नहीं कांग्रेस का इलेक्शन होगा, आपको लगता है कांग्रेस का इलेक्शन जब होगा कि सोनिया जी यूपीए में इंटरिम प्रेसिडेंट है? नहीं, मैंने तो कहा सोनिया जी अभी प्रेसिडेंट हैं, पर हमने चुनाव की घोषणा कर दी है। हाँ, कार्य समिति ने चुनाव की घोषणा कर दी है, चुनाव हो जाए। यूपीए में भी आपस में चर्चा हो रही है, ये सब चर्चाएं चल रही हैं, ये चलती रहेंगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि इसका कोई ना कोई निचोड़ निकलेगा, सब में क्योंकि ये चुनौती बहुत बड़ी है। फिर बार बार आ रहा हूँ ऑपोजिशन के ऊपर कि कंट्री के अंदर इस वक्त स्ट्रांग ऑपोजिशन की जरूरत है, ये सब मान करके चल रहे हैं। आपको लगता है कि स्ट्रांग ऑपोजिशन का नेतृत्व कौन पार्टी कर सकती है और कौन व्यक्ति कर सकता है? ये आप आप भी बाज नहीं आ रहे बार बार पूछने में। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि बार बार जवाब चर्चाएं होंगी और इसका निचोड़ नहीं, मैं जवाब नहीं दे रहा क्योंकि मैं इस पर टिप्पणी कर नहीं सकता। सबसे बात मेरी नहीं हुई, सबसे बात सोनिया जी करेंगी, सबसे बात पार्टी के और दूसरे नेता करेंगे। ये ऐसी बैठ के कैमरा पर मैं कह दूं ये बनेगा, इसको बनना चाहिए, ऐसे नहीं होता। सबके अपने विचार होते हैं, सबके अपने विचार होते हैं, सबकी अपनी बात होती है। ये नहीं, कांग्रेस के अंदर मुझे तो लगता है ये सबसे आवश्यक बात है कि कांग्रेस के अंदर राहुल जी ने कहा वो अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, सोनिया जी ने कहा मैंने बनना नहीं है। तो आपको लगता है कि नॉन गांधी कोई, क्योंकि आप गांधी परिवार के साथ रहे हैं, आपने इंदिरा जी के साथ काम किया, संजय के साथ काम किया, राजीव गांधी जी के साथ काम किया, सोनिया जी के साथ भी किया, राहुल जी के भी साथ किया, तो इतने सारे पूरी पीढ़ियों के साथ आपने काम किया। आपको लगता नहीं कि जब वो चाहते नहीं है तो आपको लगता नहीं कि कोई और आदमी आप जैसा हो या कोई और नेतृत्व दे सकता है इस पार्टी को? बिल्कुल दे सकता है, ये बात आएगी सामने, ये हम सब आपस में चर्चा करेंगे। सोनिया गांधी जी ने, हमें उनका रिकॉर्ड देखना चाहिए कि कैसे उन्होंने संगठन उस समय सीताराम केसरी जी के बाद संभाला था, तो हम उससे वंचित भी नहीं रहना चाहते, ये भी बात है। और मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने तो कह दिया मैं तो मध्य प्रदेश में हूं और मैं मध्य प्रदेश में ही रहना चाहता हूं, मैं मध्य प्रदेश को नहीं छोड़ूंगा। पर आपने एक बार कहा था कि गांधी के बिना कांग्रेस का सोचना बड़ा मुश्किल है, एकदम, कि एक स्टेटमेंट ने आपकी पड़ी थी। अभी भी आप समझते हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व केवल अगर गांधी ही करेंगे तो अच्छा रहेगा पार्टी के लिए? मैं सोचता हूं ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है और हमें गांधी सोनिया जी के छत्र छाया में रहना आवश्यक है, ये मैं कहता हूं। और अब ये कैसा ढांचा बनता है, इसमें किस प्रकार से, ये अभी तय करने की बात है। तो आप मैं समझा, अगर ठीक समझा तो मेरे को समझा दीजिए कि आपका कहना है कि सोनिया जी चाहे अध्यक्ष रहे या न रहे वो फैसला करेंगी, परंतु की छत्र छाया में ही कांग्रेस चलेगी। हाँ बिल्कुल, मैं कहता हूं, और ये मैं अपनी बात नहीं कह रहा, मैं भी जनता को पहचानता हूं। ये जो शहर वाले हैं कुछ लोग जो कहते हैं नहीं नहीं ये करना चाहिए, ये सब
आज राजनीति बड़ी बदल गई है। ये दिल्ली में बैठे हुए कितनी देश की राजनीति समझते हैं? मैं तो ये चैलेंज करना चाहता हूं, दिल्ली के जो हैं 7 सीटें हैं दिल्ली में लोकसभा की, उसमें से 1 ग्रामीण की है, और ये पूरी देश की राजनीति चलाने की बात करते हैं अपने ड्राइंग रूम में बैठ के। इन्होंने कोई गांव देखा है? प्लेन के हवाई जहाज की खिड़की से इन्होंने गांव देखा होगा, और ये बात करते हैं। आप उनकी बात करें जिन्होंने पत्र लिखा था, उन्हीं के बारे में बोल रहे हैं ना? नहीं, उनके बारे में नहीं बोल रहा, मेरे सब साथी हैं, उन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए जो स्वीकार करे। सोनिया गांधी जी ने स्वीकार किया कि हाँ, हमें इलेक्शन करवाना चाहिए, हमने कार्य समिति का इलेक्शन करवाना चाहिए। जो उन्होंने सुझाव दिए वो सोनिया गांधी जी ने तो स्वीकार कर लिए, इसकी घोषणा हो गई, क्योंकि ये चुनाव आ गए और कोविड आ गया, इसलिए अब ये घोषणा कार्य समिति की है, जून में ये सब इलेक्शन होंगे। आप ही ने अभी कहा ना, कुछ लोग शहर के बैठे हुए फैसला कर लेते हैं कि क्या गलत है क्या ठीक है, उनको क्या पता गांव के हवाई जहाज की खिड़की से गांव भी कभी देखा है क्या, देखा होगा उन्होंने। तो ऐसे लोग कांग्रेस में अभी लोग कहते हैं कि राहुल तेज की बात नहीं कर रहा मैं प्रभु चावला जी, इस मौके पर यह बात मैं कह दूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आप देख रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया में क्या हो रहा है, और मुझे खुशी होगी आप इसे चलाएं। अंतरराष्ट्रीय मीडिया क्या कह रहा है, भारत में क्या हो रहा है, हमारा प्रजातंत्र हो, हमारा कोविड हो, हमारी बाकी व्यवस्थाएं हो, हमारी संस्थाएं हो, आज अपने देश का मीडिया क्या कह रहा है। आपका देश का नहीं था तो हम आपसे बात ही कर रहे हैं, तो आप भी तो ऑपोजिशन में है जिसकी आवाज हम चैनल पे दिखाने जा रहे हैं। हमारा रोल तो बड़ा क्लियर है इसके अंदर। देखिए, मैं प्रभु जी, मैं आपका बहुत आदर करता हूं कि बहुत कम पत्रकार हैं जो इतनी देश की राजनीति को समझते हैं। मैं ये भी कहने को तैयार हूं, स्वीकार करने को तैयार हूं, पर एक बात है, अगर 135 सीटें मिली, इसका मतलब विरोधियों को बाकी मिली। इसका अर्थ ये भी तो निकाल लीजिए, ठीक है कांग्रेस को नहीं मिली, पर कुल मिला के विरोधियों को मिली, तो ये तो एक देश के लोगों को बताता है। नहीं समझ गया, हमें हर तरीके से इसे देखना है। आप एक तरीके से देख रहे हैं कांग्रेस को नहीं मिली, मानता हूं कांग्रेस को नहीं मिली, तो पर मैं ये पूछना चाहता हूं, बीजेपी को कितनी मिली और विरोधियों को कितनी मिली? नहीं, अगर आप देखना चाहें तो 5 स्टेट्स के अंदर दो जगह पर बीजेपी ने सरकार बनाई, एक जगह आपने मिलकर के उनके सरकार बनाई डीएमके के साथ, जाके बहुत कम सीटें हैं। परंतु ओवरऑल फिर बात आपसे पूछूंगा कि आपको लगता है कि कांग्रेस का प्रदर्शन जो आपने माना ठीक नहीं रहा, उसके लिए जिम्मेवार किसको ठहराएंगे? मैं आपसे सीधी बात पूछना चाहता हूँ, गांधी परिवार को या सारी कांग्रेस पार्टी को? देखिए, जिम्मेदार सारी कांग्रेस पार्टी को, हम सब जुटे थे। ये कह देना कि एक व्यक्ति इसके जिम्मेदार है, अगर आप मेरे से कहलवाना चाहते हैं, कोई बात कहलवाना चाहते हैं कि सोनिया गांधी जी की जिम्मेदारी थी, ये सब तो कहीं नहीं थी, इसकी आवश्यकता नहीं है। आज हमें चिंतन करना है आज एक मैं खत्म कर लूं, आज हमें चिंतन करना है इस देश में जो गंभीर स्थिति कोविड की है, हम गंभीर स्थिति अर्थव्यवस्था की है, गंभीर स्थिति हमारे प्रजातंत्र संस्थाओं की है। हमें ये करना है, ये चीजों पर चिंतन करना है, और यही चीजें आगे आने वाले चुनावों में इस देश का फैसला करेंगी। आप हमारे स्टूडियो में आए, बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद।